कल हम यहाँ तक बताए थे कि मतलब सैस प्रोग्राम, एक्चुअली सैस प्रोग्राम क्या होता है। सैस प्रोग्राम मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डाटा स्टेप और सेकेंड पार्ट होता है प्रोसीजर स्टेप। सैस प्रोग्राम जो भी लिखा जाता है डाटा स्टेप या प्रोसीजर स्टेप, तो डाटा स्टेप में ही हम लोग ज्यादातर करते हैं। एनी टाइप ऑफ रो डाटा जो होता है उसको हम एक्सेस करते हैं। तो हम लोग सैस प्रोग्राम क्या हो गया, सैस प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट द यूजर सबमिट फॉर एग्जीक्यूशन, तो दैट इज डाटा स्टेप एंड प्रोक स्टेप। ओनली दो ही स्टेप होता है, ज्यादा स्टेप नहीं होता है। तो इसमें सैस प्रोग्राम में कुछ बेसिक जो फंक्शन है, स्टेप है, स्टेटमेंट है एंड बाउंड्री है। तो एक्चुअली बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री होता है क्या कि जब कोई हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके एंड में अगर रन, क्विट या बिगिनिंग ऑफ न्यू सेट प्रोग्राम रहेगा तो उसको हम स्टेप बाउंड्री बोलेंगे। तो वे हम अभी प्रोग्राम में बताएंगे कि एक्चुअली स्टेप बाउंड्री क्या है, रन, क्विट या बिगिनिंग ऑफ न्यू सेट स्टेप क्या होता है, वो हम प्रोग्राम में भी एग्जांपल देके बताएंगे। और सैस स्टेप क्या होता है, सैस स्टेप हो गया तुम्हारा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैस स्टेटमेंट। द सैस स्टेप बिगिन या स्टार्ट विथ एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम मेरा है, कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोग्राम है, एक आइडेंटिफाइंग कीवर्ड से स्टार्ट होगा और स्टेप बाउंड्री पर खत्म होगा। हुए एक वन स्टेप होगा, समझे। मतलब कि एक मतलब आइडेंटिफाइंग कीवर्ड से स्टार्ट हुआ और स्टेप बाउंड्री पर खत्म हुआ। इसका मतलब क्या है, तुमको स्टेप बाउंड्री सही ढंग से पता करना होगा कि स्टेप बाउंड्री क्या है। अगर तुम स्टेप बाउंड्री सही ढंग से पता नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम सेफ स्टेप को पता नहीं कर पाए। हाँ, तो ये भी एग्जांपल से बताएंगे। तीसरा क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है कि स्टेटमेंट में कि ये जो होता है सेस स्टेटमेंट, एक आइडेंटिफाइंग कीवर्ड से स्टार्ट होता है और एंड विथ सेमीकोलन। A SAS statement begin with SAS identifying keywords and end with semicolons. इसको हम बोलते हैं SAS statement। जैसे एग्जांपल एक हम यहाँ बता रहे हैं। मान लो मैंने क्या बोला SAS स्टेप के बारे में, स्टार्ट विथ एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड एंड एंड विथ स्टेप बाउंड्री। तो मान लो कि एक एग्जांपल है, प्रोग्राम के बारे में अभी समझना नहीं है कि ये प्रोग्राम क्या है, बस तुमको ये समझना है यहाँ पर स्टेप क्या होता है, स्टेप बाउंड्री क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है। एक्चुअली मान लो सिंपल सा एक प्रोग्राम है, डाटा वन पहले जान लो स्टेटमेंट। पहला चीज स्टेटमेंट जो इजी है। स्टेटमेंट का मैंने क्या एग्जांपल बताया कि स्टार्ट विथ एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड एंड एंड्स विथ सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट विथ, मान लो कोई आइडेंटिफाइंग कीवर्ड है डाटा, और एंड्स विथ सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ, वन स्टेटमेंट। ये भी क्या हुआ, स्टार्ट विथ एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड, मान लो सेट से स्टार्ट है, और एंड्स विथ सेमीकोलन। बस सेमी कॉलम्स को देखो कितने सेमी कॉलम्स हैं, जितने सेमी कॉलम्स होंगे उतने स्टेटमेंट होंगे। तो हमेशा हम लोग बोलेंगे कि डाटा स्टेटमेंट, सेट स्टेटमेंट, रन स्टेटमेंट, ये डाटा स्टेप, प्रोक स्टेप, उसे समझना होगा। तो अब बताओ इस पूरे यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम में कितने स्टेटमेंट है, ये हाईलाइटेड प्रोग्राम में? 3। अच्छे बताओ। 3 और ये सेकेंड हाईलाइटेड, तो अभी जो हाईलाइटेड प्रोग्राम है इसमें कितने स्टेटमेंट है?
दो। अब जो हाईलाइटेड प्रोग्राम है उसमें कितने स्टेटमेंट है? तीन। अनुभव? 3 है सर। अब बताओ टोटल प्रोग्राम में कितना है? ओवरऑल प्रोग्राम में अनुभव तुम बताओगे। 8, 3, 3, 6, 2, 8, 8 है सर। तो ये 8 कैसे हुआ पहले बताओ तो। सर फर्स्ट प्रोग्राम में 3 स्टेटमेंट है आपका, सेकंड में 2, फिर लास्ट में 3rd है। बेसिकली जहाँ पे सेमीकोलन है वो इंडिकेट कर रहा है एक स्टेटमेंट आपका। तो इसमें ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप बाउंड्री। मैंने स्टेप बाउंड्री के बारे में बोला कि ये जहां स्टेप बाउंड्री होता है, रन होता है, क्विट होता है। जैसे कि तुम देखो प्रोग्राम में ये रन हो गया, ये भी रन हो गया। ये सब जो है स्टेप बाउंड्री है। मतलब क्या हुआ? बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? मतलब कि उस पोजीशन के बाद, मतलब कि इसका सीमा बस यहीं तक है। जैसे तुम बोलते हो इंडिया का बाउंड्री है, पाकिस्तान का बाउंड्री है। इसका मतलब क्या? इंडिया का एक पर्टिकुलर पोजीशन तक, एरिया तक ही इसका जो मतलब कि अधिकार है। तो मतलब कि इस बाउंड्री के बाद, मतलब इस कीवर्ड के बाद इस प्रोग्राम अपना वर्क नहीं करेगा। ये प्रोग्राम अप टू इस बाउंड्री तक है। तो बाउंड्री हमको पता करना है कि बाउंड्री कैसे, ये कौन सा बाउंड्री है। तो उसका भी एक आइडेंटिफाइंग कीवर्ड है। तो इसमें रन है। तो कुछ प्रोग्राम में जब हम एसक्यूएल लिखते हैं या कुछ प्रोसीजर है, प्रोब डाटा सेट है, वहां पर हम लोग कभी क्यूट लिखते हैं। और एक बताए हम क्या, रन होगा, क्विट होगा, या बिगिनिंग ऑफ न्यू सेस स्टेप। मतलब कि हम यहाँ पर मान लो हम ये यहाँ पर नहीं लिखते हैं रन। अगर हम डाटा तो इस प्रोग्राम में देखो, इस प्रोग्राम में मेरा बाउंड्री नहीं है, लेकिन मेरा दूसरा प्रोग्राम यहाँ से फिर लिख दिए। तो मतलब क्या है, बिगिनिंग ऑफ न्यू सेस स्टेप। तो न्यू प्रोग्राम जो अगर स्टार्ट हो गया, एक तो अगर रन होगा या क्विट होगा या बिगिनिंग ऑफ न्यू प्रोग्राम, तो ये भी एक बाउंड्री होगा। समझे? मतलब कि एक तरह से बाउंड्री दिखाने का मतलब क्या है, एक कीवर्ड से हम दिखाएं। तो अगर कीवर्ड है तो हम बोले कि हाँ तो इसका बाउंड्री है। अगर कीवर्ड नहीं है, मतलब कि क्या होता है, हम लोग जानते हैं सेट में 2 स्टेप होता है, एक प्रो का स्टेप या डाटा स्टेप। तब तुम देखो कि फिर एक प्रो का स्टेप लिखाया, फिर दूसरा स्टेप आ गया। जब अगर दूसरा स्टेप आ गया मतलब मेरा बाउंड्री वहीं पर है। तो हाँ, तो बाउंड्री के बारे में पता चल गया, बाउंड्री क्या होता है। अब पता करना स्टेप क्या होता है। मैंने क्या बोला स्टेप के लिए? स्टार्ट विथ एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड एंड एंड्स विथ स्टेप बाउंड्री। तो फर्स्ट प्रोग्राम में बताओ कि स्टेप बाउंड्री कितने हैं? एक। रवि? रवि आर यू देयर? अच्छा अनुभव तुम बताओ कितने हैं? एक। और
और इस प्रोग्राम, अब ये हाईलाइटेड प्रोग्राम में ओवरऑल, एक ही है सर इसमें भी। अब बताओ ओवरऑल प्रोग्राम में कितने स्टेप बाउंड्री, मतलब कि कितने स्टेप बाउंड्री हैं, कितने स्टेटमेंट है और कितने स्टेप है? 3 स्टेटमेंट कौन से में सर? इसमें थर्ड वाले में ओवरऑल प्रोग्राम 3 रन 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 3। ओवरऑल सर आपका 3 बाउंड्रीज है। स्टेटमेंट आपका फर्स्ट प्रोग्राम में 3 स्टेटमेंट है। नहीं, मुझे अवश्य मत बताओ, और मुझे बताओ कि ओवरऑल प्रोग्राम में कितने स्टेटमेंट है, कितने स्टेप है? 4 7 9 10 10 10 स्टेटमेंट है सर। स्टेप 4 4 से 4 भैया। और बाउंड्री कितने हैं? 3 बाउंड्री है। यार वो भी तो बाउंड्री में काउंट होगा ना भैया, बिगिनिंग फ्रॉम समथिंग। तो बताओ बाउंड्री कितने हुए? 4। अगर अगर 3 बाउंड्री बोलते हो तो इसका मतलब कि 3 ही प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन यहाँ तो यहाँ 4 स्टेप है। अगर 4 स्टेप है तो 3 बाउंड्री कहाँ से हुआ? अगर 4 स्टेप है तो मिनिमम अगर 4 स्टेप है तो मिनिमम 4 बाउंड्री तो होना ही चाहिए। हाँ, तो मैंने बाउंड्री के लिए क्या बताया था? स्टेप बाउंड्री के लिए या रन होगा, या क्विट होगा, या बिगिनिंग ऑफ न्यू सेट स्टेप होगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने रन नहीं लिखा, जो बाउंड्री है मैंने रन नहीं लिखा, मैंने दूसरा कोई सेट स्टेप मैंने यहाँ डिफाइन किया। ये भी एक बाउंड्री है। तो मतलब ये टोटल 4 बाउंड्री हो गए, 4 स्टेप हो गए, और 1 स्टेटमेंट, 9 सेकेंड स्टेटमेंट 10 9 10 थर्ड स्टेटमेंट 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेटमेंट हो गया। ये तुम्हारा एक सिंपल सा डिफिनीशन था स्टेप का सिंपल सा डिफिनीशन। व्हाट इज स्टेप? स्टार्ट विथ एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स एंड एंड विथ स्टेप बाउंड्री। और स्टेटमेंट का सिंपल सा डिफिनीशन, स्टार्ट विथ एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स एंड एंड विथ सेमीकोलन। और इसमें एक चीज देखो, मैंने तो पहले स्टेटमेंट बताया, अब तुमको स्टेटमेंट के बारे में आइडिया हो जाएगा कि स्टेटमेंट होता क्या है, पता चल गया स्टेटमेंट क्या है। अब तुम एक चीज गौर करो, मेरा 1 स्टेप है, ये स्टेप तो 1 है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, लेकिन 1 स्टेट में 3 स्टेटमेंट में, लेकिन इस प्रोग्राम में, ये हाईलाइटेड प्रोग्राम में, ये भी 1 स्टेप है और स्टेटमेंट भी 3 है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मतलब कि एक स्टेटमेंट को हम सिंगल रो में भी लिख सकते हैं और मल्टीपल रो में भी लिख सकते हैं। इसमें 3 रो में लिखे हैं, जो स्टेटमेंट है 3 रो में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे स्टेटमेंट को 1 रो में लिखे हैं। तो मतलब क्या हो गया, एक मतलब कि सिंगल रो में या मल्टीपल रो में भी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज एक्सरसाइज का मैं बता रहा हूँ, अगर तुम सी प्रोग्रामिंग में यूज करोगे तो सी प्रोग्रामिंग कभी कल होता है कि तुम उसका जो ब्लैंक यूज करते हो, मान लो डाटा 1 है,
तो CR में का कुछ लैंग्वेज प्रोग्राम में एक ब्लैंक का कुछ वैल्यू होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ही तुम ब्लैंक दे सकते हो दो कीवर्ड के बीच में, लेकिन सैस में ऐसा कुछ नहीं है, तुम जितना चाहो उतना ब्लैंक दे सकते हो। मैंने यहाँ तक भी किया, सेम प्रोग्राम है, मान लो इतना ब्लैंक दिया, सेम प्रोग्राम है, मतलब कि ब्लैंक से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ब्लैंक के कारण कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वन और मोर ब्लैंक भी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो एक साथ। और क्या ये केस और सबसे बड़ा एडवांटेज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तुम सी लैंग्वेज चल जाओ, माइक्रो प्रोसेसर, VHDL, मैटलैब, कोई भी लैंग्वेज में जाओ, C++ जाओ, जावा जाओ, .NET जाओ, कोई भी प्रोग्राम केस इनसेंसिटिव नहीं है। लेकिन ये सैस जो है केस इनसेंसिटिव है। जैसे मैंने ये प्रोग्राम, मान लो सिंपल सा ये प्रोग्राम है, डाटा 2 हम लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम सारे लोअर केस में लिखे हैं, मान लो कि इसको हम मान लो कैपिटल लिख देते हैं, मान लो कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, जो पहला प्रोग्राम है सबको स्मॉल में लिखे हैं। अब इसको हम रन कराएं, कोई एरर नहीं, तुमको पता है अगर एरर होगा या वार्निंग होगा तो कलर क्या होगा, यहाँ दिखाएगा कि वार्निंग का ग्रीन में दिखाएगा, एरर होगा तो रेड में शो करेगा। और इसको जब मैं रन करा रहा हूँ, सेट चेक में एक कीवर्ड इज मिसिंग। सेट चेक सेट छुप गया। ओ देखो कोई एरर नहीं, इससे क्या पता चला, ये केस इनसेंसिटिव है। हम स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे एक ही आता है। अगर कुछ वार्निंग है या एरर है तो मुझे देखो यहाँ मान लो कुछ उस समय मैंने सेट स्टेटमेंट छोड़ दिया था, तो उसमें मुझे शो किया क्या कलर में, रेड कलर में, एरर शो कर रहा है रेड कलर में। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर देखो मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये एरर है, इस स्टेटमेंट में एरर है, जाके उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में चेक करो, तुमको पता चलेगा एरर क्या है। तो ये तो हो गया, पता चल गया कि तुम्हारा कि ये केस इनसेंसिटिव है। तुम कोई भी प्रोग्राम में जाओ, चाहे आर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग को भी जाओ, सैस को छोड़ के चाहे तुम पाइथन में भी चले जाओ, ये भी केस सेंसिटिव है। लेकिन सैस क्या है, केस इनसेंसिटिव है। सबसे बड़ा एडवांटेज है ये तो तुम्हारा स्टेप हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और उसका प्रॉपर्टी हो गया। उसका प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब एक है लाइब्रेरी, पहले बताते हैं हम लाइब्रेरी, पहले साइज वेरिएबल बता रहे हैं। अब सेट वेरिएबल है, सेट वेरिएबल कितने टाइप का होता है, कैरेक्टर या न्यूमेरिक। तो कैरेक्टर में क्या होता है, तुम देखते हो जब तुम एक्सेल शीट में, मान लो ये मेरा एक्सेल शीट है, मतलब एक्सेल अगर हम 7 डिनोट कर रहे हैं तो कहाँ अलाइन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, राइट अलाइन हो रहा है। लेकिन
जब हम यहाँ न्यूमरिक, अगर जब हम यहाँ न्यूमरिक शो कर रहे हैं तो क्या अलाइन हो रहा है, ये लेफ्ट अलाइन हो रहा है, और न्यूमरिक क्या हो रहा है, राइट अलाइन हो रहा है। तो उसी प्रकार सेट में भी है कि इसका अलाइनमेंट न्यूमरिक राइट होता है और करेक्टर जो होता है लेफ्ट अलाइन होता है। और डिफॉल्ट जो होता है इसका 8 बाइट होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो थर्ड पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहीं भी इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं तो उसको नोट कर लेना आराम से कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन को। कि न्यूमरिक जो होता है 8 बाइट होता है डिफॉल्ट। सारे प्रोग्राम का अपना वेरिएबल का कुछ डिफॉल्ट होता है। बाद में हम लोग बताएंगे कि इसके लेंथ को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 8 बाइट से 16 बाइट, 24 बाइट, या जो भी हमको बाइट जैसा लेंथ हमको रिक्वायर्ड होगा उसको सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर चेंज नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट मेरा 8 बाइट होता है न्यूमरिक का। ये ध्यान रखना है, ये थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रोग्रामिंग के पर्पज से भी और आगे, क्योंकि बहुत बार लोग भूल जाते हैं कि मैं डिफॉल्ट लेंथ 8 है और एरर कुछ और सोचते हैं। इसमें करेक्टर का भी क्या है, 8 बाइट है, डिफॉल्ट है। और मिनिमम लेंथ 3 बाइट और करेक्टर का मिनिमम लेंथ 1 बाइट है। और सबसे बड़ा बात क्या है न्यूमरिक का करेक्टर में, करेक्टर है जो तुम्हारा न्यूमरिक और करेक्टर अगर 0 से 0 1 2 3 मतलब 0 से 9 है या कोई करेक्टर है उसको भी हम करेक्टर में असाइन कर सकते हैं। बट न्यूमरिक में केवल उसी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं जो इंटीजर रहे, डेसिमल रहे या प्लस माइनस रहे या 0 to 9 के रेंज में रहे, वही न्यूमरिक क्लास में आएगा। और करेक्टर क्लास में और करेक्टर वैल्यू आएगा और तुम्हारा न्यूमरिक वैल्यू भी ये इस यहाँ पर ले सकते हैं। और ये तो सिंपल सा हुआ, इतना इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग पर्पज से थर्ड स्टेप इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ प्रोग्रामिंग पर्पज और कभी काल ये जो 3 पॉइंट है इससे एक क्वेश्चन अवश्य तुमको तुम कंपनी के रिटेन एग्जाम दोगे या हो सकता है सर्टिफिकेशन दोगे, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 पॉइंट से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। इसका क्या है, सैस का नेमिंग कन्वर्सन। सैस वेरिएबल जो हम लोग मान लो लिखे हैं तो सैस वेरिएबल को हम उसका कन्वेंशन क्या करेंगे, तो उसका मतलब कि क्या कितना लेंथ होगा और उसको कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अगर ये रूल को अप्लाई नहीं कर रहे हो तो तुमको एरर दिखाएगा ऑलवेज प्रोग्राम में। तो इसका पहला चीज क्या है, नेम जो होगा मैक्सिमम लेंथ 32 करेक्टर होगा। और नेम जब भी स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या लेटर से। याद रखना कि न्यूमरिक से स्टार्ट नहीं होगा। अगर न्यूमरिक से स्टार्ट है, ऑप्शन में एक दो ऑप्शन अवश्य रहेगा जो न्यूमरिक से स्टार्ट किया हुआ रहेगा, लेकिन वे गलत है। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेकेंड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि नेम जब भी स्टार्ट होता है अंडरस्कोर या लेटर से। और ये मेरा फर्स्ट करेक्टर हुआ। सेकेंड करेक्टर से हम अंडरस्कोर, लेटर या न्यूमरिक कुछ भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज कि इस नेमिंग कन्वेंशन में हम केवल एक ही स्पेशल करेक्टर को यूज करते हैं, बस अंडरस्कोर। मेरे पास बहुत सारे स्पेशल करेक्टर हैं तो लेकिन हम केवल एक ही स्पेशल करेक्टर यूज करते हैं, बस अंडरस्कोर को, और कोई किसी को भी हम यूज नहीं करते हैं। तो वे आप आगे जब प्रोग्राम करेंगे तुमको पता चलेगा कि मतलब कितना लेना है कितना लेना है। जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा कि मतलब कि अगर तुम लेंथ कभी कल 40 ले लो या अंडरस्कोर के जगह न्यूमरिक से स्टार्ट करो किसी वेरिएबल का लेंथ, तो तुमको ऑटोमेटिक लॉग विंडो में एरर डिफाइन करेगा। तो अब चलते हैं समझ ये लाइब्रेरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी एक्चुअली होता क्या है बताओ।
जहाँ पे मतलब हम अपने फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। मतलब तुम मान लो कि तुम्हारे कॉलेज है, तो तुम्हारे कॉलेज में भी एक लाइब्रेरी होता है। तो एक्चुअली लाइब्रेरी होता क्या है? लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ डेटा सेट। नहीं, लाइब्रेरी में प्रीडिफाइंड कैरेक्टर के डेफिनेशंस होते हैं, जहाँ पे जो भी जैसे हम नहीं, लोग डेटा लिख रहे हैं या कोई भी प्रॉक्स लिख मैं रहे हैं। सिंपल पूछता हूँ, तुम्हारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का मतलब क्या है? ये जहाँ पे भैया मतलब जहाँ पे कलेक्शन हम ऑफ नहीं हो, जैसे वहाँ बुक्स पे है हम लोग जैसे डेटा लाइब्रेरी। स्टोर करते। जैसे आप लाइब्रेरी बोलो जहाँ पे हम लोग बुक रखते हैं, तो वैसे ही हो गया। अगर बुक हम लोग का अगर डेटा सेट हो गया, तो डेटा सेट हम लोग लाइब्रेरी के अंदर रख रहे हैं। और दो तरीके का होता है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्पररी होता है। टेम्पररी हो गया आपका वर्क लाइब्रेरी। तो एक्चुअली लाइब्रेरी हुआ क्या, जहाँ मेरा साइंस के जितने भी फाइल हुए एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करके रखते हैं। तो कॉलेज या कंपनी के भी लाइब्रेरी में भी जो बुक जो होते हैं एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। तो देखो कि ए से बी, सी से डी, कुछ एक रैक बना हुआ रहता है। तो उसी प्रकार सेस में भी है। सेस में भी क्या है, इसका एक अपना लाइब्रेरी है, जहाँ तुम्हारे जितने भी होंगे सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फाइल अरेंज रहेंगे। तो लाइब्रेरी दो टाइप के होते हैं इसमें, परमानेंट लाइब्रेरी और टेम्पोररी लाइब्रेरी। तो सबसे एक क्वेश्चन तुमको रिटेन एग्जाम में अवश्य रहेगा, परमानेंट या टेम्पोररी से एक क्वेश्चन तुम्हारे रिटेन एग्जाम में और सर्टिफिकेशन में, वो हम बताएंगे। बस एक कंसेप्ट याद रखना है, कभी गलत नहीं होगा। 90% लड़के इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ये तुमको बता रहे हैं। मतलब कि ऑप्शन ऐसे दे देंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंसेप्ट तुम्हें पता है लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बस तुमको एक चीज इसमें ध्यान रखना है, बस वर्क लाइब्रेरी ही टेम्पोररी होता है और इसके अलावा कोई टेम्पोररी नहीं होता है। कुछ भी ऑप्शन दे उससे भ्रमित नहीं होना है। बस याद रखना है केवल वर्क लाइब्रेरी ही टेम्पोररी होता है और कोई भी लाइब्रेरी हुआ टेम्पोररी नहीं है। बस अगर ये तुमको ये कीवर्ड याद है, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। तो इसमें है कि चलो एक परमानेंट है, एक टेम्पोररी है। और परमानेंट में भी 3 लाइब्रेरी होते हैं। जैसे मान लो सेस लाइब्रेरी है, देखो यहाँ एक लाइब्रेरी है सेस लाइब्रेरी। तो सेस लाइब्रेरी में भी मैप्स है, सेस हेल्प है, सेस यूजर है, और इसमें वर्जन में और कुछ भी है और ऐड है, मैप एस करके। सब मैप नहीं है, ये मैप लाइब्रेरी है, सेस हेल्प है, सेस यूजर है और ये वर्क है। ये वर्क लाइब्रेरी जो है मेरा, ये टेम्पोररी लाइब्रेरी है। ये सब जो है परमानेंट लाइब्रेरी है, तो जितने भी है। और इसमें इम्पोर्टेंट है सेस हेल्प। परमानेंट लाइब्रेरी में सेस हेल्प, सेस हेल्प में जितने भी मेरे इनबिल्ट डाटा सेट है यहाँ पर सारे अवेलेबल है। सेस हेल्प में बहुत सारे डाटा सेट जो हैं यहाँ पर मेरे अवेलेबल है। और ये वर्क लाइब्रेरी है, परमानेंट लाइब्रेरी है। अभी मैंने जो क्रिएट किया था तो मान लो कि मैं डिलीट कर दिया। अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, अभी खाली है परमानेंट लाइब्रेरी। तो ये वर्क लाइब्रेरी क्या होता है, इट इज ए टेम्पोररी लाइब्रेरी because it is aligned to the temporary location on the hard disk, and data in the work library is available for a specific session, and it will be deleted when we close our SES session। तो मतलब कि अगर हम SES session को क्लोज कर देते हैं, मेरा जो SES session अभी जो चल रहा है, मेरा अभी जो चल रहा है एक 1 SES session चल रहा है, अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया तो वर्क लाइब्रेरी में जितने भी डाटा सेट रहेंगे, जितने जो भी फाइल रहेंगे वे डिलीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो भी काम किया, मान लो कि मैंने एक सिंपल सा मान लो मैंने एक प्रोग्राम ये लिखा, अगर मैंने इसे रन कराया, प्रोग्राम यहाँ पर आ गया, ये डाटा सेट। लेकिन मैंने इस सेशन को जब मैंने क्लोज कर दिया तो क्या हुआ कि ये लाइब्रेरी मेरा बंद हो गया, मतलब कि जो डाटा है लॉस्ट हो गया। लेकिन हम तो चाहते नहीं है कि मेरा जो डाटा है लॉस्ट हो जाए। हम कभी कल चाहते हैं कि ये मेरा डाटा यूज का नहीं है, इसको वर्क में भेजते हैं, जो मेरे यूज का है उसको परमानेंट में भेजते हैं।
तो ये एक्चुअली होगा कैसे? तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, जो मेरा टेम्पोररी है, टेम्पोररी को हम परमानेंट में करना है। तो उसके लिए एक है लीव नेम स्टेटमेंट, एक होता है लीव नेम स्टेटमेंट। आप समझ में आ रहा है, हम लीव स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, मतलब क्या, कोई भी स्टार्ट विद एनी ऑफ द आइडेंटिफाइंग कीवर्ड एंड एंड विद सेमीकोलन। तो अगर तुमको एक अपना यूजर डिफाइंड टेम्पोररी लाइब्रेरी बनाना है, तो तुम एक लीव नेम स्टेटमेंट यूज करोगे। लीव नेम कीवर्ड, और यहाँ पर जो लाइब्रेरी का नाम दोगे तुम्हारे अनुसार है, तुम जो भी लाइब्रेरी का नाम दोगे ये लाइब्रेरी का नाम ऐसा हो जाएगा, और तुम उस लाइब्रेरी को तुम कहाँ सेव करना चाहते हो, ये पाथ को तुम यहाँ डिफाइन करोगे। तो जैसे कि मान लो कि, और उसको एक्सेस करने के लिए मान लो कि जो भी लिव रेफ दिया, तो उसको लिव रेफ डॉट, मान लो कोई डाटा सेट है उसके साथ यूज करोगे, तो ये वहां पर जाके स्टोर हो जाएगा, उस लाइब्रेरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये लिव रेफ क्या हो गया, लाइब्रेरी का नेम हो गया। और मान लो ये 1 है, ये क्या है, कोई डाटा सेट का नाम है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ये पॉइंट को, इसमें जो पहला पॉइंट है इसका मैक्सिमम लेंथ 8 करेक्टर होता है, जबकि नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ 32 करेक्टर होता है। और इसका सेम है स्टार्ट विद अंडरस्कोर या लेटर, सेम जैसा जो नेमिंग कन्वेंशन में होता है, और लाइब्रेरी का नेम कन्वेंशन में भी दोगे। तो लिवरेफ तुम यहाँ असाइन कर रहे हो, सेम इसका भी नेमिंग कन्वेंशन सेम है, बस डिफरेंस क्या है, जो 32 करेक्टर का होता है, ये तुम्हारा 8 करेक्टर का होता है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा एक प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम सही बता रहा हूँ, ये मेरा क्या हुआ, डाटा 1 किए हुए, तो ये क्या है, ये मेरा टेम्पोररी में सेव हो रहा है। 1 जो डाटा सेट है कहाँ सेव हुआ, वर्क लाइब्रेरी में, तो ये क्या है, टेम्पोररी लाइब्रेरी में भी स्टोर हो रहा है। और इसमें एक चीज देखो, मैंने सेस हेल्प को यूज किया, सेस हेल्प डॉट क्लास है, तो इसमें क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी है, क्या है, परमानेंट लाइब्रेरी है, उसमें सेस क्लास एक डाटा सेट है, उसको मैंने असाइन किया है। अब मुझे करना क्या है, ये पूरा मेरा एक टेम्पोररी लाइब्रेरी है, इस टेम्पोररी लाइब्रेरी को हमको परमानेंट में करना है। तो उसके लिए मैंने बताया क्या, तो लीव नेम यूज करो। लीव नेम, मान लो कि मैंने लाइब्रेरी के नाम कुछ इसके रख दिया, और पाथ मैंने असाइन किया है, मान लो कि मैंने कोई भी एक पाथ असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पाथ ले लो, यहाँ से कॉपी कर लो, इसको लेके अब रन करो। देखो इसको रन करने से क्या होगा, अब यहाँ पर जाओ, यहाँ बैक जाओ, देखो यहाँ एक लाइब्रेरी बन गया, मैंने एक लाइब्रेरी का नाम दिया था एसके, ये लाइब्रेरी बन गया। अब सेम प्रोग्राम को हम चाह रहे हैं कि एसके लाइब्रेरी में स्टोर हो जाए, देखो सेम प्रोग्राम है, तो उसके लिए क्या पहले बताए, लिवरेफ डॉट लाइब्रेरी नेम एसके डॉट, बस एसके डॉट, उसके बाद 1 देंगे, तो इस लाइब्रेरी में स्टोर हो जाएगा। आगे तो कुछ नहीं है, एसके खाली है, लिखा हुआ है लाइब्रेरी एसके डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मैं ये क्या हुआ, जो टेम्पोररी लाइब्रेरी था, मैं परमानेंट लाइब्रेरी में आ गया। जब भी मान लो सेशन को तुमने क्लोज कर दिया, फिर ओपन करोगे, और उसके बाद सेम चीज लाइब्रेरी नेम करके, और जो तुम लाइब्रेरी नेम दिए थे, मान लो इसके दिए, और वे पाथ असाइन करोगे, तो जो भी वैल्यू उस लाइब्रेरी में थे वो ऑटोमेटिक वहां पर चले आएगा।
ये तो तुम्हारा सिंपल तो था कि मतलब कि टेम्पोररी से परमानेंट कैसे करते हैं। तो अब है प्रोसीजर का। इसमें अबाउट हम लोग को अबाउट 11 या 12 प्रोसीजर पढ़ना है। तो प्रोसीजर एक्चुअली होता क्या है और डाटा स्टेप में होता क्या है। तो हम कल कुछ दिए थे कि कोड को लिखने के लिए, तो तुम लोगों ने कोड लिखा था प्रोक प्रिंट या प्रोक कंटेंट का। तो पहला काम करो कि आप प्रोक कंटेंट जो है प्रोक प्रिंट है, प्रोक प्रिंट का प्रोग्राम रन कराओ। और 6 प्रोग्राम है प्रोक प्रिंट में, उसे रन करा के मुझे बताओ कि उसका क्या क्या आउटपुट है सभी लोग। भैया अभी सॉफ्टवेयर में हमारा इंस्टॉल नहीं हो पाया क्योंकि डेटा का थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, मतलब मोबाइल डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं और इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं पाए इसका, आज कर लेंगे। ठीक है। रवि तुमने किया है? हाँ भैया किया है। हाँ तो रन करके बताओ। मेरा एक बस खाली वो जो प्रिंट डेटा जो था इसमें आईडी और एज दिया हुआ है, उसमें एक एरर शो कर रहा है बिकॉज आईडी हमारे डेटा सेट में मतलब नहीं है, तो उसके जगह कुछ और डाल के पहला बताओ फर्स्ट प्रोग्राम ने रन कराया प्रोक प्रिंट डाटा इक्वल टू सेट हेल्प डॉट मान लो क्लास है, क्लास डॉट रन है, तो क्या आया? इसमें मुझे पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ आया, नाम, सेक्स, एज, हाइट, पूरा डिटेल्स है इसका। मान लो पहला प्रोग्राम ये है, मैंने पहला प्रोग्राम को रन कराया, तो पहला प्रोग्राम को रन कराने के साथ पूरा लॉग विंडो में जाओ, लॉग विंडो को पहले चेक करो कि एक कोई एरर या वार्निंग है क्या। उसके बाद आउटपुट विंडो में जाओ, तुम इस आउटपुट विंडो में देखोगे कि तुम्हारा जितने ऑब्जर्वेशन है सारे इस क्लास डाटा सेट का ये सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ आ गए, और जो भी डाटा वैल्यू है ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट यहाँ आ गए। लेकिन अब हम चाह रहे हैं क्या, इसका ऑब्जर्वेशन नहीं आए। मान लो कि हम चाह रहे हैं केवल वेरिएबल नेम, सेक्स, एज, हाइट और वेट आए, हम ऑब्जर्वेशन नहीं चाह रहे हैं। तो इसके लिए प्रोसीजर में हम लोग को उसका ऑप्शन होता है, कि उसका हम लोग कुछ ऑप्शन यूज करते हैं, नो ओबीएस या कभी काल यूज करते हैं, डबल यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बहुत टाइप का तुम्हारा ऑप्शन है। तो मान लो कि नो ओबीएस यूज किए तो क्या हुआ? नो ओबीएस यूज करने का मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन यहाँ से चला गया। अगर हम नहीं चाह रहे ऑब्जर्वेशन नहीं आए तो एक नो ओबीएस, सिंपल है कि हम ऑब्जर्वेशन नहीं चाह रहे तो नो ओबीएस। अगर हम चाह रहे हैं क्या कि अगर हम इसमें टोटल कितने ऑब्जर्वेशन थे? 19 ऑब्जर्वेशन, लेकिन हम चाह रहे कि नहीं फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन ही आए, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? ओबीएस इक्वल टू
तुम जितने, अगर तुम चाह रहे 12 आए 13 आए, तो जहां पे तुम चाहते हो तुम OVS इक्वल टू तुम ये प्रोग्राम यूज कर सकते हो। प्रोग्राम प्रोग प्रिंट, पहले समझ लो, तो प्रोग्राम सब बताए थे पे क्या है। प्रोग क्या है? प्रोसीजर है, प्रोसीजर स्टेटमेंट है। रन क्या है? बाउंड्री है, रन बाउंड्री से खत्म हो जाएगा। और ये प्रिंट क्या है? उस डाटा को आउटपुट विंडो में प्रिंट कर देगा, प्रिंट का मतलब। और डाटा क्या है? तुम कौन से डाटा सेट को तुम प्रिंट कराना चाहते हो आउटपुट विंडो में। तो मेरा है क्लास डाटा सेट, लेकिन क्लास डाटा सेट कहाँ अवेलेबल है? सेस हेल्प लाइब्रेरी में। तो मतलब ये असाइन करने का मतलब क्या है? मान लो तुम्हारा घर है, तुम अपने घर में पहले तुम्हारा मेन दरवाजा होगा, मेन दरवाजा के बाद एक तुम्हारा रूम का दरवाजा होगा, फिर रूम के दरवाजा अंदर हो सकता कोई और दरवाजा होगा। तो मतलब क्या हुआ कि उसका लिखने का मतलब क्या? अगर तुम्हारे घर के तुमको एंट्री जाने का प्रोग्राम लिखना है, तुम क्या लिखोगे कि मतलब कि इस तरह असाइन करोगे, मेन डोर करके असाइन करोगे, मेन डोर, सेकेंड, फिर सेकेंड डोर, फिर कुछ। अब फिर मान लो वहां पर तुमको तुम्हारा जो बेडरूम है, तो तुम वहां पर असाइन करोगे बेड रूम। तो तुम्हारा असाइन करने का एक तरीका हुआ। तो मतलब पहले मेन डोर गया, फिर सेकेंड गया, ये गया। तो उसी प्रकार इसमें भी है कि जो क्लास डाटा सेट है ये सेस हेल्प में स्टोर है। अगर सेस हेल्प भी, अगर ये लाइब्रेरी कहीं और स्टोर होता, मान लो SK में स्टोर है सेस हेल्प, अगर मान लो अगर ऐसा कुछ रहता तो SK.seshelp क्लास हो जाता है। मतलब कि एक टाइप का हायरार्की टाइप जैसा है कि फर्स्ट ये आया, उसके बाद मतलब कि पहले सेस हेल्प में जाओगे, उसके बाद इसके अंदर में क्लास है। इसका मतलब डॉट असाइन करने का मतलब ये हो गया, पहले सेस हेल्प है, इसके अंदर जो फोल्डर है या फाइल है, इस सेस हेल्प के अंदर में क्लास है, वही हो गया। तो उसमें ये तो सिंपल सा हो गया। इसका सिंपल अगर हम प्रिंट किए तो सारा ऑब्जर्वेशन और डाटा सेट को तुम्हारा शो कर दिया। अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं लेना चाह रहे तो OBS लगा दिए। अगर हम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन यूज करना चाह रहे हैं, हमने मुझे केवल 5 ऑब्जर्वेशन चाहिए, मुझे मान लो 19 में मुझे 13 ही ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो OBS इक्वल टू 13 लिख दिया, केवल 13 ऑब्जर्वेशन ही आ गया। सिंपल सा देखना है कि मुझे 13 ऑब्जर्वेशन चाहिए तो 13 ऑब्जर्वेशन ही आएंगे। और डबल क्या है? अगर हम डबल यूज करते हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन है उसके बीच में स्पेसिंग बढ़ जाता है। जब स्पेसिंग आ गया, पहले कैसा था, अगर हम मुझे तो जब मैं इसे सिंपल सा विदाउट डबल का यूज कर रहा था, इसमें स्पेस कम थे, लेकिन जब मैंने डबल यूज किया, जब मैंने ऑप्शन में डबल यूज कर दिया तो क्या हुआ, स्पेसिंग ऑब्जर्वेशन के बीच में स्पेसिंग बढ़ गया, ये चीज। और इसमें दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, एक आईडी स्टेटमेंट और वेयर स्टेटमेंट। तो वेयर स्टेटमेंट क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास कितने वेरिएबल नेम है, OBS है, नेम है, एक्चुअली हम चाह रहे हैं क्या कि मतलब 1 2 3 4 मेनली 5 वेरिएबल नेम है। हम चाह रहे कि नहीं, मुझे नेम और सेक्स ही आए, या एक पर्टिकुलर नेम को हम असाइन करें। अब देखो, अगर वेरिएबल स्टेटमेंट लगाएं, क्या हुआ, मैंने इसमें क्या असाइन किया था, मैंने असाइन किया था नेम और एज, तो केवल नेम और एज वेरिएबल ही आएंगे, नेम और एज वेरिएबल ही आएंगे। OBS तो डिफॉल्ट है। अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं चाह रहे हैं तो नो OBS ऑप्शन वहां लगा देंगे, तो तुम्हारा नहीं आएंगे।
ये तुम्हारा हो गया। मुझे सेलेक्टिव उसी ऑब्जर्वेशन को हमको प्रिंट कराना है, मतलब कि सॉरी पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रिंट कराना है, तो इसलिए हम लोग वेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं। और एक इसमें एक इम्पोर्टेंट है आईडी स्टेटमेंट, प्रोक प्रिंट डाटा इक्वल टू help dot class मतलब आईडी एज कर दिए। इसमें हुआ फिर क्या, इसमें तुम देखोगे एज जो वेरिएबल नेम है पहले कैसा था, पहला जो था क्या एज यहाँ था, जो डिफॉल्ट अगर हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे थे तो ऑब्जर्वेशन नेम सेक्स एज हाइट में लीजिए डाटा सेट था। लेकिन मैंने लास्ट प्रोग्राम को यूज किया जब आइडिया स्टेटमेंट लगाया तो क्या हुआ, जो एज जो था वो पहले आ गया और ऑब्जर्वेशन को सप्रेस कर दिया। ये दो काम किया। पहला तो क्या कि जो भी आईडी के साथ मैंने उस वेरिएबल को असाइन किया था ये वेरिएबल सबसे स्टार्टिंग में आ गया और ऑब्जर्वेशन नंबर को सप्रेस कर दिया। ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ये तो प्रिंट का सिंपल सा प्रोग्राम है कि मुझे कैसा है, बहुत मुझे चाहिए कि नहीं स्पेसिंग चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ही चाहिए, मुझे पर्टिकुलर वेरिएबल नेम ही चाहिए। तो ये चीज को करने के लिए एक सिंपल सा ये प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा प्रो कंटेंट। प्रो कंटेंट क्या होता है, किसी को आइडिया प्रो कंटेंट के बारे में? मतलब उसका शायद से पूरा कंटेंट दिखाता है, वेरिएबल और एट्रीब्यूट। क्या वेरिएबल एट्रीब्यूट? मतलब उस डेटा सेट में क्या क्या वेरिएबल्स यूज हुए हैं, मतलब कौन कौन सा कॉलम क्या एट्रीब्यूट्स उनका, शायद। अनुभव तुमको आइडिया कुछ? तो कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग प्रॉक कंटेंट का यूज करते हैं। मतलब कंटेंट मतलब क्या कंटेंट? जो उसका सारा डेटा जैसे डेटा सेट्स में जो भी हमारा डेटा है उसको अगर कंटेंट को हमको प्रिंट कराना है तो प्रॉक कंटेंट का यूज करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा डेटा सेट के अंदर के कंटेंट को। तो मान लो कि मेरे पास जो मान लीजिए पहला प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में क्या एक्चुअली है, यहाँ प्रोग्राम में कितने वेरिएबल नेम है, कितने ऑब्जर्वेशन नेम है, हमको डाटा नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या, केवल इसके बारे में बताए कितने वेरिएबल नेम है, कितने लेंथ है और इसका टाइप क्या है और इसका लेंथ का टाइप क्या, मतलब कि जो भी है सब चीज इसके डिटेल के बारे में मुझे बताए। मतलब सहायता है तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो होता है ये उसको शो करेगा प्रोक प्रिंट का। मान लो सिंपल से एक प्रोग्राम है प्रोक प्रिंट, सेम प्रोग्राम है, प्रोसीजर लिखने के लिए प्रोक यूज करते हैं, बस प्रिंट के जगह हम लोग कंटेंट यूज करते हैं, कंटेंट। और वहाँ क्या यूज कर रहे थे, प्रिंट यूज कर रहे थे, केवल प्रिंट को डिस्प्ले कराने के लिए। अगर केवल डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को मुझे बारे में जानना है, मुझे प्रोक कंटेंट यूज करते हैं। सेम चीज है, कौन से डाटा सेट को जानना है तो डाटा इक्वल टू लाइब्रेरी नेम और ये वर्क। अगर लाइब्रेरी नेम नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वर्क लाइब्रेरी हो जाएगा। वो वर्क लाइब्रेरी में सर्च करेगा, मतलब ये इसको हम सर्च कर रहे हैं कार डाटा सेट को, तो वो अगर सैस हेल्प नहीं यूज कर रहे हैं तो मतलब डिफॉल्ट वो कार डाटा सेट को वर्क लाइब्रेरी में सर्च करेगा। तो मान लो कार डाटा रवि बताओ पहला प्रोग्राम। हाँ भैया, बताओ कंटेंट का प्रोग्राम का बताओ रिजल्ट क्या होगा। भैया मेरे में सेल्फ में कार है ही नहीं। आज क्लास है ना, क्लास होता है। क्लास का था। कार के जगह क्लास लिखो और उसका रिजल्ट बताओ क्या हो रहा है। कार डाटा सेट सभी के लाइब्रेरी में है, तो सर्च करो। उसे देखने के लिए मेरे
कार डाटा सेट है कि नहीं, तुम जाओ सेस हेल्प या सेस हेल्प जाओ और कार लिखो, कंटिन्यू CAR आ जाएगा। तो यहाँ कार है ना, अच्छा क्लास को सर्च करना है, CLASS क्लास आ गया, अच्छा जो भी है यहाँ सर्च होके आ जाएगा। अभी अच्छा अभी तो भैया हम क्लास डालेंगे तो क्लास में मतलब सारा वेरिएबल है, उसका टाइप दिखा रहा है, उसका लेंथ दिखा रहा है, तो फिर मतलब अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। मान लो कि हम क्लास यूज करते हैं तो क्या होता है, सिंपल से तो इसमें पहला चीज क्या दिखाया, एक है कि मुझे यहाँ शो किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसका मान लो वेरिएबल नेम है, कौन कौन सा वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, उसका लेंथ क्या है, सब चीज यहाँ पर ये दिखा दिया। और क्या दिखा रहा है यहाँ पर, इसका इंजन या होस्ट डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कि इसमें कितने पेज हैं, कितने डाटा सेट हैं, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन पर पेज क्या है, इसका फाइल का लोकेशन क्या है, सारा चीज यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर एक है तुम्हारा, इसको बोलते हैं कंटेंट प्रोसीजर, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल वेरिएबल कितने हैं, टोटल इंडेक्स कितने हैं, डाटा सेट का नाम क्या है, मेंबर टाइप क्या है, डाटा सेट है वो क्लास जो है वो डाटा सेट है या कुछ और है, इंजन कौन सा है, कब क्रिएट हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, मतलब कि इसमें 3 टाइप के हैं। फर्स्ट तो तुम्हारा एक बोलते हैं एट्रीब्यूट बोलते हैं, एक दूसरा हम बोलते हैं इंजन बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं मान लो वेरिएबल डिटेल के बारे में जहाँ बोलते हैं, इसका वेरिएबल से असाइन करते हैं। तो मतलब कि एट्रीब्यूट में क्या हुआ, ये सारा जिसका जितने ऑब्जर्वेशन है, मॉडिफिकेशन है, क्या हुआ लास्ट डेट क्रिएशन है, सारा इंफॉर्मेशन को इसने शो किया, उसके डाटा सेट के बारे में शो किया। लेकिन जब हम इंजन या होस्ट के बारे में सेकेंड में जाते हैं तो इसके बारे में दिखाता है कि इसमें कितने पेज नंबर है, प्रत्येक मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन प्रत्येक पेज में कितने हैं, इसका फाइल लोकेशन क्या है, ये सेकेंड हो गया। मेनली अब इम्पोर्टेंट ये हाईलाइटेड जो है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग कभी प्रोग्राम में देखना चाहते हैं कि इसका लेंथ क्या है, टाइप क्या है, तो इसका वेरिएबल का ये न्यूमेरिक है, कैरेक्टर है। और मैंने एक चीज बताया था, जब वेरिएबल हम और न्यूमेरिक साइज का वेरिएबल और कैरेक्टर हम बता रहे थे, मैंने एक चीज बोला था कि बल्कि ये तीसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है कि न्यूमेरिक का डिफॉल्ट लेंथ क्या होता है, 8 होता है, और उसका कैरेक्टर का भी डिफॉल्ट क्या होता है, 8 होता है। यहाँ न्यूमेरिक कितना है, 8 है। एज मान लो कि 11, 12, 13 ही लिखा हुआ है, इसका तुम डाटा सेट को तुम देखोगे, ये डाटा सेट है। एज कितने, 14, 13, 12 दो ही है, लेकिन इसका हम कुछ नहीं किया, डिफॉल्ट मेरा क्या है, डिफॉल्ट मेरा होने के कारण 8 हो गया है, इसका चल रहा है। तो कंटेंट में 3 टाइप का होता है, एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट के बारे में सर चेक करेंगे, इंजन और वेरिएबल में, इसमें आ जाएगा। नेम कितने टाइप का है, 8, मिनिमम उसका मैंने बताया था कि नंबर का मिनिमम 3 बाइट होता है और कैरेक्टर का मिनिमम 1 बाइट होता है, जिसमें मेल या फीमेल, इसमें सेक्स क्या है, या असाइन किए मेल किए हैं या फीमेल किए हैं, केवल 1 का। और फिर सेकेंड प्रोग्राम है मतलब वेरनम, इसमें भी ऑप्शन है प्रो कंटेंट डाटा, ये तुम्हारा डाटा सेट करने हैं, और ये एक्चुअली ये अगर सिंटेक्स लिखें ये इसको ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन के जगह मतलब वेरनम यूज करते हैं, नोड.js यूज करते हैं, या कोई और डाटा सेट, इस चीज को किसी डाटा सेट में स्टोर करना हुआ तो आउट लिखते हैं। तो वेरनम हो गया क्या, इसका तो जैसे क्रिएशन ऑर्डर में था, उस क्रिएशन ऑर्डर में इसको बताता है। तो इसका जो वेरिएबल जो है, जो क्रिएशन ऑर्डर में था लिखा हुआ है, वेरिएबल इन द
क्रिएशन ऑर्डर। ये चीज तुमको तब समझ में आएगा जब हम तुमको बताएंगे कि तुम डाटा सेट कैसे बनाओगे। ये तो तुम्हारा प्री डिफाइंड डाटा सेट है, तो उसमें देखोगे नेम, सेक्स, एज, वेट और हाइट इसी ऑर्डर में है। अगर हम पहला डाटा सेट को देखें, रिजल्ट देखें, तो इसमें देखो कोई एक पहले एज दिया हुआ है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें असाइन हुआ था पहला प्रोग्राम में, जब हम वेरनम यूज नहीं कर रहे थे। अगर जब हम वेरनम यूज कर रहे हैं, तो वेरनम जब लगा रहे हैं तो क्या हुआ, इसका जो क्रिएशन ऑर्डर था, तो क्रिएशन ऑर्डर में जो वेरिएबल हम जैसे असाइन किए थे, क्रिएशन जो डाटा सेट को क्रिएट कर रहे थे, तो जिस ऑर्डर में मैंने वेरिएबल को असाइन किया उसी ऑर्डर में आया। पहले नेम असाइन किए थे, सेक्स असाइन किए थे, एज असाइन किए थे। अगर वेरनम नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या आया, डिफॉल्ट वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए इसमें क्वेश्चन है, ये सेस हेल्प डॉट अंडरस्कोर ऑल, इसका मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू से कल पूछ भी देते हैं और कल प्रोग्राम भी करने में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए तो मैंने रन किया हुआ आपको, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मैंने इसको रन कराया तो इसमें क्या आया, सेस हेल्प डॉट ARBMT का मतलब कि सेस हेल्प डॉट ऑल यूज किए। सेस हेल्प इस लाइब्रेरी में डॉट अंडरस्कोर ऑल, मतलब कि जितने भी डाटा सेट अवेलेबल है इस सेस हेल्प में, सभी का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन तुमको यहाँ असाइन कर देगा। सभी का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन तुम यहाँ जा करके तुम सबका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को देख सकते हो, सभी का। और तुम चाह रहे हो कि नहीं एक साथ ही सबका आ जाए डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, केवल डॉट ऑल कर दोगे तो सभी का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आ जाएगा। अगर तुम चाह रहे हो कि केवल मान लो इसका लेवल यहाँ असाइन कर रहे हो, तो लेवल में दिखाता क्या है कि इसका इंजन क्या है और फाइल कहाँ पर स्टोर है और फिजिकल नेम क्या है, लेवल में बस यही शो करेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो है यहाँ पर, उसको हमको बस लेवल चाहिए, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नो ओडीएस यूज करते हैं, एन ओडीएस। अगर एन ओडीएस वहाँ यूज कर लेंगे तो मान लो ये प्रोग्राम है, तो उसका केवल लेवल सब के बारे में आएगा, स्टोर होगा। देखो इस प्रोग्राम में केवल लेवल ही आ रहे हैं, अब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन यहाँ नहीं है। इसमें क्या था, अगर हम NODS यूज नहीं कर रहे थे रिजल्ट विंडो में, इसका पहले लेवल आया था, पहले लेवल आया था, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी आ गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें केवल मेरा लेवल आया, तो लेवल पर इंफॉर्मेशन दे दिया, लेवल इस लेवल में इसका कितना मेमोरी साइज है, क्या है मॉडिफिकेशन है, बस इसका सिंपल सा आया क्वेश्चन। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है कि इससे दो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा प्रो कंटेंट से। पहला प्रो कंटेंट में सिंपल सा रहेगा कि एक इसका सिंपल सा डेफिनेशन आएगा, सिंपल लिखा हुआ एक प्रोग्राम लिखा रहेगा, प्रो कंटेंट डाटा इक्वल टू मान लो सेल्फ डॉट क्लास डॉट रन, तो उसी में 4 ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें मेनली देखना क्या है, उसमें बताया कि तुम उसमें ऑप्शन, तो उसमें देखना क्या है, देना क्या है, इट, उसमें एक ऑप्शन रहेगा इट डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के बारे में लिखा रहेगा। तो हम जान रहे इसका जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को असाइन करता है तो प्रो कंटेंट का है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है, ये जो प्रोग्राम है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक साथ अगर अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर ऑल यूज करते हैं तो मतलब कि ये इस लाइब्रेरी में, अगर जो भी हम लाइब्रेरी यहाँ यूज कर रहे हैं, सेल्फ यूज कर रहे हैं, अगर तुमने अपना लाइब्रेरी खुद बनाया है, तुम उसके बारे में भी तुम्हें कंटेंट यूज करके तुम शो कर सकते हो, डॉट अंडरस्कोर ऑल। तो उस सारा डाटा सेट का तुम उसके बारे में प्रो कंटेंट कर सकते हो, प्रो प्रिंट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, तुम सारा लाइब्रेरी
सारा डाटा सेट का एक साथ यूज हो जाएगा। तो बताओ और कोई प्रॉब्लम, इसको समझ में आया कि नहीं? ये एक बार वो एनओडीएस वाला जो है नॉट्स वाला एक बार फिर से बता दीजिए। एनओडीएस क्या हो गया? एनओडीएस हो गया कि अगर हम एनओडीएस नहीं यूज कर रहे तो क्या होगा? सेम प्रोग्राम है, उसमें दिखा रहा हूँ। सेम प्रोग्राम को मैंने एनओडीएस किया, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, तुमने देखा है कि लेवल भी यहाँ पर है, जितने डाटा सेट है सभी डाटा सेट के लेवल के बारे में दिख रहे हैं। सभी डाटा सेट के बारे में लेवल है, कौन से डाटा सेट है, सभी डाटा सेट के बारे में लेवल में असाइन किया हुआ। और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन पोर्शन है, देखो उसके वेरिएबल जाते हैं, फिर वेरिएबल के बारे में बताएगा, एट्रीब्यूट, इंजन, इंडेक्स, मतलब क्या ये सब क्या डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, मतलब लेवल भी असाइन हो रहा है और तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन भी असाइन हो रहा है। अगर हम एनओडीएस नहीं लगा रहे, अगर हम चाह रहे कि नहीं मुझे ये जरूरत, मुझे केवल लेवल का जरूरत है, हमको डिस्क्रिप्शन पोर्शन का जरूरत नहीं है, तो हम क्या किए, एनओडीएस यूज कर दिए। मतलब डीएस से मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, नो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, मतलब ये क्या हुआ, नो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, उसी को बोल दिए एनओडीएस करके। अब मैंने रन किया तो सेकेंड में क्या हुआ, अब केवल लेवल ही है, इसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शन नहीं है। ये चीज समझ में आ गया होगा? तो आशीष, आशीष आवाज आ रहा है? अच्छा, अनुभव बताओ, टेम्पोररी और परमानेंट लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस हुआ? सर जो मेरा वर्क लाइब्रेरी जो जहाँ हम काम कर रहे हैं वो टेम्परेरी हो गया, जहाँ हम परमानेंट सेव करना चाहते हैं अपने डेटा सेट को वो परमानेंट लाइब्रेरी हो गया। जैसे हम कोई भी पाथ वगैरह डिफाइन करते हैं तो वो एग्जैक्टली हमारा परमानेंट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे हम कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मेरा कहना है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट, बोलो बोलो। हाँ सर, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टोर कर रहे हैं हम विदाउट, जो मेरा वर्क लाइब्रेरी है दैट इज टेम्परेरी लाइब्रेरी हो गया बेसिकली। तो मेरा कहना है कि आखिर मुझे जरूरत क्यों पड़ा, मुझे परमानेंट सर अगर आप टेम्पररी में यूज कर रहे हैं तो अगर आप सेशन अगर आप क्लोज कर देते हैं तो फिर आपका वो डेटा सेट वगैरह का सारा इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगा, कुछ हमारे पास स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन को हम परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उसको परमानेंट में सेव करना पड़ेगा, जो भी डेटा सेट हम क्रिएट करें, जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं। और मैंने एक चीज बताया था कि इसका जो होता है कितने लेंथ होता है, लाइब्रेरी का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है कितने लेंथ का होता है, और सैस का जो सैस नेमिंग कन्वेंशन कितने लेंथ का होता है? 5 लेंथ का, लेंथ 32 करेक्टर। और उसका सैस जो नेम जो होता है उसका रूल क्या है, बताओ, प्रॉपर्टी क्या है, सैस नेमिंग कन्वेंशन का प्रॉपर्टी क्या है? 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया। एक तो पहला अगर स्टार्ट करना हो तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, केवल ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा ये आपका कि अल्फाबेट्स के साथ इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट के अलावा या अंडरस्कोर के अलावा हम किसी नंबर के साथ नहीं कर सकते हैं। तीसरा आपका इसका कैरेक्टर लेंथ 32 हो सकता है, मैक्स टू 32 हम नहीं इसका नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गलती ये है, तुम बोल रहे हो इसमें जो पहला कैरेक्टर होगा वे अंडरस्कोर या अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, और सेकेंड जो हाँ उसके बाद जो सेकेंड कैरेक्टर होगा उसका अंडरस्कोर, अल्फाबेट या न्यूमरिक यूज कर, कुछ भी हो सकता है। हाँ। हाँ। तो ये जो रूल है
बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रूल लाइब्रेरी नेम कन्वेंशन में भी अप्लाई होगा। ये बहुत याद रखना, बहुत कम 95% लोगों को याद नहीं होता है कि लाइब्रेरी का जो नेम हम लोग असाइन करते हैं, जैसे हमने SK असाइन किया तो इसका लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये याद रखना कि एक क्वेश्चन रहता है, 95% लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो लेंथ जो होता है 8 कैरेक्टर का ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम आगे बढ़ोगे भूल जाओगे, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे भूल जाओगे, तब क्वेश्चन आएगा तुम गलत कर दो क्वेश्चन, क्योंकि तुमको याद नहीं है कि मतलब इसका लेंथ 8 कैरेक्टर का है, क्योंकि इसका लेंथ रहेगा 10 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर का रहेगा, तुमको लगेगा कि नहीं ये तो सही है। तो आज जो हुआ एक सैस वेरिएबल हुआ और तुम्हारा सैस नेमिंग कन्वेंशन, लाइब्रेरी कैसे टेम्पोररी को परमानेंट करना है और कहाँ पर स्टोर करना है, क्यों यूज करना है, इसका लेंथ क्या है, ये चीज, और प्रो प्रिंट और प्रो कंटेंट। तो तुम लोगों ने पूरा यूज नहीं किया था, मतलब कि तो मतलब इसको लिख करके तुम लोग खुद इसको चेक करो कि मतलब इसका क्या चेंजिंग हो रहा है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा।